अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कहा जाता है पाकिस्तान में जज और जनरल का एहतसाब नहीं होता, लेकिन हमने माजी में देखा है ताकतवर तरीन जनरल भी एहतसाब के कटघरे में आए हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ना आइन को मानते हैं ना कानून को। वो ताकतवर तरीन लोग न वडेरे हैं न सरदार हैं, बल्कि वो काले कोट वाले वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को घेर कर उनके साथ किस कदर बदतमीजी की गई, ये वो मौजिज़ जज साहिबान हैं कि जिनके फैसलों से वक्त का वजीर आज़म भी कांपता है। कोई शख्स उनकी तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कौन लोग, क्यों इस कदर पुरएतमाद हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि माजी इससे भरा हुआ है और इसका सबूत भी सबके सामने है। अब ये हमला जिसकी FIR में नामजद 4 खवातीन समेत 21 वकला में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका। F8 कचहरी पर हमला करके तोड़ फोड़ करने के इल्जाम में मजीद 15 वकला पर अलग पर्चा दर्ज हुआ, मगर हमेशा की तरह शायद इस बार भी इसका कोई फायदा ना हो। वकला की बदमाशी की वजह से आज भी हाई कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी है, लेकिन वकला की ढिठाई है कि कम होकर ही नहीं दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल और अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान करते हुए कहा कि जो वकील किसी अदालत में पेश होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने इस वाक़े पर रिमार्क्स दिए हैं कि वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करके सबको रास्ता दिखाया है कि ये तरीका है। ऐसा वाक़या दोबारा तब नहीं होगा जब इस वाक़े के जिम्मेदारान को मिसाल बनाया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मुझे 3.5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा है, मैं एक्शन ले सकता था। फिर कहा जाता कि अपने ही एडवोकेट्स के खिलाफ कार्रवाई करवाई। अब इस मामले में अथॉरिटी बार काउंसिल है, उन्हें इस मामले को देखना चाहिए। ये अदालत बार काउंसिल से उम्मीद करती है कि वो वाकई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये हमला उनकी जात पर नहीं, अदलिया और इदारे पर हमला है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात होगी सेनेट इलेक्शन से पहले वोटों की मंडी, असेंबलियों के अरकान की पैसे लेने की वीडियो सामने आई है। इस्लामाबाद का डी चौक धुआं, दिन ढल गया, सुबह शुरू होने वाला एहतजाज खत्म नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने रुकावटें उखाड़ फेंकी हैं, असेंबली की तरफ पेश कदमी। और कराची बल्दिया टाउन की एक और फैक्ट्री इंसानों की भट्टी बन गई। आग लगने से 3 अफराद जा भाग हो गए। फैक्ट्री में कोई फायर एग्जिट नहीं था। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पहले सिर्फ सुना था सियासत में सब चलता है, पैसे के लिए नजरियात का सौदा होता है। आज देख भी लिया है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली बार रुकने असेंबलीज की बिकने की वीडियो सामने आई है। बिकाऊ नुमाइंदों को ना कानून का खौफ न महशर का ख्याल। हद तो यह है कि बहुत सो ने कुरान पाक उठाकर भी झूठ बोला कि उन्होंने पैसे नहीं लिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख इस कदर तारीख है कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्हें भी पैसों की ऑफर हुई है। इसमें सबको पैसा मिलता है, लीडरशिप को पैसा मिलता है। मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई। 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफर की। मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई। अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें, हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खान हमें दे दें। इस तरह की ऑफर्स होती है। ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास थी, मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। ये 30 साल से हो रहा है, इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। अब नाज़रीन, मामला ये कि आने वाले सेनेट इंतखाबात में भी बलूचिस्तान के नुमाइंदों का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लगा हुआ है। ज़मीर बेचने का मामला इस कदर साफ हो जाने के बाद ऑपोजिशन क्यों ओपन बैलेट की मुखालफत कर रही है? क्या वो मुस्तकबिल में भी पैसा चलता हुआ देखना चाहती है? इलेक्शन में पैसा चलने से रोकने के लिए इमरान खान आज ओपन बैलेट का मुतालबा नहीं कर रहे। जब वो वजीर आज़म नहीं थे उस वक्त भी उनका यही मुतालबा था और उन्हें उस वक्त भी पैसों की ऑफर मिलती रही है। सलाम करें MPs के और उनको खरीद के आके आप सेनेट पे बैठ जाएं, ये कौन सी जमहूरियत है? इसलिए शो ऑफ हैंड्स का बहुत अच्छा आइडिया है। नून लीग की हुकूमत की तारीफ करता हूँ, जल्दी से इसको अमल में लाना चाहिए। ये ना हो कि बस
अनाउंस कर दिया और उसके बाद फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाए। जब प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग के लिए ओपन वोट है तो क्यों नहीं सेनेट के अंदर ओपन वोटिंग करवाएं? क्यों नहीं हाथ खड़े करके फैसला करेंगे, बताएं किस सेनेटर के साथ कौन खड़ा है? 1.5 साल पहले जब मैंने बात की थी इसके ऊपर, मुझे कहा था कि जनाब इमरान सेनेट की तौहीन कर दी है, आप मुनाफिक हो, आपको पता था कि क्या टिकट बिकते हैं। कहा हाँ जी टिकट बिकते हैं, कोई नया सिस्टम लेके आओ। यहाँ रिवायत बनी हुई है, 30 साल से पैसे देके सेनेटर बन रहे हैं। इमरान खान की जमीर की कोई कीमत नहीं है, कोई ना मुझे खरीद सकता है। 15 करोड़ के पीछे मैं अपना जमीर बेचूंगा। सेनेट की चेयरमैनशिप होगी फिर चलेगा पैसा। सेनेट की जो वोटिंग होनी चाहिए ओपन होनी चाहिए। लोगों की कीमतें लग रही हैं सियासतदानों की, और हमें पता है कि वो लोग कीमतें लगा रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मुझे किसी ने इनडायरेक्ट ऑफर दी कि जी मैं 15 करोड़ रुपया दे दूंगा। किसी ने कहा जी एक सेनेटर बनाने के लिए 45 करोड़ मुझे देते हैं। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स सालों से अपने आप को बेच रहे थे, क्यों नहीं कभी किसी ने किसी को निकाला? हालांकि नाज़रीन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ओपन बैलेट पर इत्तेफाक कर चुके हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो फिर दोनों ही मुकर गए। हुकूमत ऑर्डिनेंस निकाल के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं, और जो सीक्रेट बैलेट का हक है उसको हर तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। इमरान नियाजी को ये खतरा है कि उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती। पीटीआई जिस किस्म के लोगों को टिकट दे रही है वो उनकी अपनी पार्टी के अंदर नापसंदीदा है, और उनके अपने लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से वो शो ऑफ हैंड की बात करना चाहते हैं। ये तो मेरा ख्याल सेनेट के इलेक्शन के साथ मजाक है। खैर नाजरीन, इस वीडियो के सामने आने के बाद 4 घंटे के अंदर अंदर ही खान साहब ने अपनी पार्टी के वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा को फारिग कर दिया, जो अब इस वीडियो में नजर आ रहे थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के रुकन असम्बली सुल्तान मोहम्मद पैसे लेने के वक्त कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थे। वीडियो में शामिल दीगर अफराद का मौक़िफ़ भी सामने आया और वो इसे जाली करार दे रहे हैं। इस पर मैं हाथ रख के कहता हूँ, कसम उठाता हूँ, जो मुझ पर 4 करोड़ रुपए का जो इल्जाम है मैंने नहीं लिए, और मैंने वोट इसके मुताबिक दिए जो प्रायोरिटी लिस्ट मुझे चीफ मिनिस्टर ने दी है। इस वजह से पैसे दिए थे कि आपने जनरल इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई करना है, हम आपको टिकट देंगे। ये 1 करोड़ रुपए हमारी तरफ से जो हम उम्मीदवार ला रहे हैं सेनेट के लिए, तो आपने उसको सपोर्ट करना है। सर, परवेज खटक का क्या मामला है? क्या वाकई में परवेज खटक तो डीलर है, उन्होंने जो वीडियो बनाई है तो इनको चाहिए कि ये वीडियो पूरी ये दिखाते थे ना, ये पूरी वीडियो दिखाते कि हमें पैसे कौन दे रहे हैं। पीटीआई से निकाले गए रुकन उबैदुल्ला मायार, इनका दावा आपने सुना कि पैसे सेनेट के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद खान ने बांटे और परवेज खटक ने डीलिंग की, जिस पर वजीर दिफा का जवाब भी आ गया, वो भी सुनिए। उबैदुल्ला मायार ने ये आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने कहा था कि पैसे लें और पीपल्स पार्टी वोट बेचे। ये बड़े मजे की बात है कि वोट भी हमारे बिके, 17 वोट हमारे बिके, हमने उनको पार्टी से निकाला, और उबैदुल्ला मायार कहता है कि हमने उसको पैसे दिए। तो अगर मैं उनको पैसे देता तो वोट कहीं और कैसे दे? मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे अपने पीटीआई के वोटर्स थे, तो मैंने कभी नहीं कहा ये वोट जहाँ बिके। ना वो स्पीकर हाउस है, टोटल झूठ है। इस्लामाबाद में घर है, जब चाहे हम आपको बता देंगे। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उनका पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली MPA, वो मोहम्मद अली शाह वहाँ मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनके थ्रू सारा मामला हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं है। अक्सर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ मोहम्मद अली शाह साहब भी साथ मौजूद होंगे, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करें। फवाद चौधरी साहब, सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने दिखाया, आज से नहीं कई सालों से कह रहे हैं खान साहब के ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन करवाए जाएँ, और उन्हें बार बार ऑफर भी हुई है पैसों की। सर, कल शौकत यूसुफजई साहब ने भी बताया कि 10 करोड़ उन्हें भी ऑफर किए गए। तो ऐसे लोगों के नाम क्यों नहीं लेते सर आप लोग? ये बताएं, सबको कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो भी होनी चाहिए। फवाद साहब, देखिए जी, सच्ची बात यह है कि मुझे तो कम से कम ऑफर नहीं हुई कभी, और ना मुझे कभी इस तरह से किसी ने कहा है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि किसने किया या क्या किया। लेकिन इसमें जो वीडियो सामने आई है उससे एक रीअफर्मेशन तो हुई है, लेकिन ये बात तो सभी को पता है। और पाकिस्तान के अंदर
जिस तरीके से एक मंडी लगी है वो हमेशा लगती रही है। ये 1988 में खसूसन जब नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा किया बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ, जब आप नो कॉन्फिडेंस लेके आए और उसके बाद मेंबर्स को खरीदा, बिल्कुल नॉर्म था कि यहाँ पे वोट जो है वो खरीदे जाएंगे, चाहे और फाटा का, बलूचिस्तान का, ये हमेशा एक जो है वो प्रॉब्लम जो है वो चलता आ रहा था। इमरान खान ने 2013 ऑनवर्ड एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड रखा कि आप इलेक्शन ओपन करें। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में ही ये नहीं कि हमको यूनिक दुनिया बोलना, हिंदुस्तान के अंदर भी यही डिबेट रही। वहां पे भी एक दफा 1974 में तो ये कहा गया कि राज्यसभा को खत्म ही कर दें। उन्होंने कहा जितने पैसे देके लोग राज्यसभा में आते हैं उससे तो अच्छा आप राज्यसभा खत्म ही कर दें। और 2010 में जाके इंडिया में ये अमेंडमेंट आई। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में भी जो सेनेट है उसका जब भी इनडायरेक्ट वोट था वो इंतहाई करप्ट वोट था, और अमेरिका में इसको कहा जाता था कि बिलियनर क्लब बन गया। और 100 साल लगे अमेरिका को अपनी अमेंडमेंट करते हुए, और वहां पर भी अमेंडमेंट आई। अब सवाल ये है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि आप ये इसको ओपन कर, आपने बड़ी अच्छा वो क्लिप भी दिखाया है कि 2015 में जब इमरान PMLN की लेके आई थी, उस वक्त भी अपोजिशन में होने के बावजूद इमरान खान जो थे उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा स्टेप है PMLN का और इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और उनका जो एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है प्राइम मिनिस्टर साहब का, अब आकर के ये मुझे एक्चुअली बड़ा मैं मायूस हुआ हूँ। पहले हो, फजल रहमान हो, मरियम हो, ये कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है, ये तो बस अपने जो है डीलों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, कोई सियासत तो नहीं कर रहे। तो वो जो बिहेवियर उनकी तरफ से है, लेकिन मुझे इनके बिहेवियर से ज्यादा प्रॉब्लम जो PMLN के मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका है कि इतनी भी क्या आपने कि वफादारी जो है, आपको घर से किसी की आटा लेके खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको कि इतना ही आप जो है वो सुमन बुकमन बैठे हुए हैं कि इतना बड़ा रिफॉर्म के रास्ते में पीपल्स पार्टी और PMLN रुकावट है, और आपके मेंबर उसमें किसी में इखलाकी जरूरत नहीं है कि वो कम से कम उससे डिफरेंस ही कर सके। वो आके मीडिया पे ये कह सके कि जी मुझे तो हमारे ख्याल में तो ये होना चाहिए। तो असल जो मायूसी है ना जी, वो मुझे इन पॉलिटिकल पार्टीज के अरकान से और वर्कर्स से है, जिन्होंने अपनी लीडरशिप की इस बेहुदा बात को भी जो है वो सर तस्लीम खम करके बैठे हुए जी। अच्छा फवाद साहब, आप ये नहीं समझते, जो मैंने आपसे सर सवाल किया भी, ये भी तो इखलाकी जुर्रत होगी ना सर। शौकत यूसुफजई साहब भी कह रहे हैं कल कि 10 करोड़ की ऑफर उन्हें भी हुई है। खान साहब भी अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि उनको भी कई बार सेनेट की सीट के लिए हुए हैं पैसे ऑफर। तो सर सिर्फ यही बात बता देना काफ़ी तो नहीं है, कौन लोग ऑफर कर रहे हैं उनको एक्सपोज भी क्यों ना किया जाए, उनके नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं सर? मैंने तो आज सुबह ये ट्वीट भी वैसे किया है कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो तो सामने आ गए हैं, उनकी शक्लें भी सामने आ गई। अब दो बातें मैं से भी वैसे ये कहूंगा और आपसे भी मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप ये 2017 में जो 2018 में जो 2 सेनेटर पीपल्स पार्टी के इलेक्ट हुए, इनकी वोटें लेके वो कौन से थे और वो किस हैसियत में इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं? क्योंकि आपका जो पीपल्स पार्टी के पास 6 वोट थे और वो जो है वो 2 सेनेटर इलेक्ट करवा के आ गए, वो कैसे इलेक्ट हो गए? तो हमें उन लोगों को भी तो एक्सपोज करना है ना कि वो कैसे यहाँ पर पहुंचे, कहाँ आ गए। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए जिन्होंने फायदा लिया। रिश्वत देने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है ना, तो सिर्फ लेने वाला तो देने वाला जहन्नमी नहीं है। अच्छा फवाद साहब, मोहम्मद अली शाह जो इस वीडियो में पैसे बांट रहे हैं, वो कहते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, इसकी तहकीकाती कमेटी को कोई टास्क दिया गया है इस हवाले से। कब अब वीडियो की फाइंडिंग सामने आएंगी सर, कब तक आएगी? मुझे कि सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई या सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, देखा क्या किया, क्योंकि अब तो ये वीडियो ज़ाहिर टीवी पे चली है। ये तो आपको जो जिन टीवी पे चली है वो बता सकें नहीं यहाँ से चली थी, और इसका जो है वो फोरेंसिक जो है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट दिस इज नाउ अप टू सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली। तो सर इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा फवाद साहब?
एक्चुअली मेरा तो ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट सो तो लेगी इस केस में, बट मेरा ख्याल है आज ये प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से शायद केस उस तरह की उसमें प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है कि इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए इसको रिकॉर्ड का, और एक इसके ऊपर एक जो है वो हमें एक कार्रवाई करनी चाहिए। बिकॉज आई एम मोर कंसर्न कि जो लोग इन लोगों के वोट लेके सेनेट में बैठे हुए हैं, दे आर मोर प्रॉब्लमेटिक। आज देखिए ना, जो लोग इतना पैसा खर्च करके सेनेट में आए हैं और जिन्होंने ये वोट लिया है करोड़ों रुपया खर्च करके, उनका सेनेट में बैठना बहुत बड़ी एक तौहीन है सेनेट की, और बहुत बड़ी तौहीन है इस सिस्टम की। आई बिलीव कि उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, और अगर हम नहीं ले सके, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सके, तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर होगा। अच्छा फवाद साहब, सर 3 साल पहले खान साहब इस इलेक्शन के हवाले से ये बात कर रहे थे कि एक वीडियो है जिसमें लोगों को नोट गिनते हुए देखा जा सकता है, तो इससे ये तासुर लिया जा रहा था कि खान साहब ऑलरेडी इस वीडियो को देख चुके हैं या 3 साल पहले उन्होंने ये वीडियो देखी थी। अब सर अगर अब ये कनेक्शन जोड़ा जाए तो जो सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, जिनकी वजारत ली गई है, जिनसे डिमांड किया गया है इस्तीफा, सर ये उस वक्त कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी अगर ये वीडियो देखी हुई है, उसके बावजूद भी उनको पीटीआई का टिकट दिया गया, वो पीटीआई के सूबाई वजीर भी बने। सर अच्छा, ये 2018 में जब ये वीडियो हमारे पास आई थी ना, वो फुटेज में थी, वो इस तरह नहीं थी जिस तरह से अभी दिखाई हुई है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा उसमें जो था वो सिर्फ नोट थे, और वो पीटीआई के जो उस वक्त के एमपीएस थे उनको दिखाया जा रहा था, वो था। और उस फुटेज में ये जो अपने कौमी वतन पार्टी के जो लोग हैं, सुल्तान वगैरह, वो उस फुटेज में शामिल नहीं थे। और ये तो उनके बारे में जो पहली इंफॉर्मेशन मिली वो तो कल ही मिली। फवाद साहब ये बताइएगा, ये 2018 में ये वीडियो आई कब थी, किसने दी थी सर, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। उस वक्त ये वीडियो किसने दी थी, वो तो अपना ये मुझे इल्म नहीं है कि ये वीडियो किसने दी थी, लेकिन डेफिनेटली ये 2018 में वीडियो जो है वो आई थी। और जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि वो बड़ा फुटेज में था, वो इस तरह की डिटेल्ड वीडियो में नहीं था। अच्छा सर, ये जो 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप लोगों ने की थी, जो 20 लोगों को पीटीआई से निकाला गया था, तो वो इसी वीडियो के तनाजुर में थे, ये कैसे पता चला था कि ये तमाम 20 लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं सर? नहीं, यही इसी वीडियो के तनाजुर में ही था, और ये आया था कि ये लोग जो हैं उन्होंने ये पैसे दिए हैं, और उनके नाम और तस्वीरें जो हैं वो भी थी, पैसे देते हुए तस्वीरें भी थी। ज्यादातर जो रिलायंस था वो तस्वीरों पे था, जो कि एमपी से ली थी। अच्छा फवाद साहब, उबैदुल्ला मायार के जो इल्जामात हैं, समझते हैं इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए? वो कौन है सर? उबैदुल्ला मायार, जो कि ये इल्जाम लगा रहे हैं परवेज खटक साहब ने मीटिंग करवाई थी, उनके कहने पर ये पैसे लिए हैं, साबिक रुकने असेंबली हैं केपीके के, पीटीआई के हैं सर। मेरा ये ख्याल है कि एक शख्स जो मॉरली इतना ज्यादा आई वुड से कि गिरा हुआ और जिसकी अखलाकी हालत जो है वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, अगर उसकी किसी भी बात के ऊपर हम कुछ ये पॉजिटिव कमेंट भी करें तो वो भी मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत ही घटिया शख्स को कुछ क्रेडिबिलिटी देने वाली बात। सो आई बिलीव कि ये जो लोग हैं जिनके चेहरे इन वीडियोस में हैं, वो तो एक इस तरह की कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली पूरी सोसाइटी को सिर्फ अफसोस ही करना चाहिए, और उनको कोई भी क्रेडिबिलिटी देना जो है वो तो बड़ी जाती वाली बात। अच्छा फवाद साहब, कल जब ये वीडियो आई है इसी तनाज़ुर में खान साहब जब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये वीडियो अगर पहले हमारे पास होती तो इसको तो केसेस में इस्तेमाल किया जाता, ये कोर्ट में दिखाई जाती, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2018 में वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। सर ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा कि हम नहीं देख चुके, उन्होंने कहा कि अगर हमारी पोजेशन में होती
हमें हमारे पोजेशन में नहीं थी। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया ना कि जो वीडियो दिखाई गई थी या अपना वो जो फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो वो फुटेजेस में थी। वो इस तरह से वीडियो ना हमारी पोजीशन में थी, ना ही हमें पीटीआई के अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी वीडियोस जो है वो हमें दिखाई गई। नहीं सर ये किसी इदारे ने आपको वीडियो दिखाई थी फवाद साहब? मैंने तो ये नहीं कहा कि किसी इदारे ने कही, मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि वीडियो का सोर्स क्या था। सही, तो सर दिखाने कौन आया था, लैपटॉप किसका था या मोबाइल फोन जिसमें दिखाया गया होगा, वो कुछ तो पता होगा ना फवाद साहब? नहीं मुझे नहीं पता किसका था, लेकिन वीडियो जो थी वो 12 फुटेजेस में थी और वो मुझे पता है क्योंकि उस वक्त ये बात हो रही थी। और वो ये जो वीडियो कल आई है ये ज़ाहिर है बड़ी डिटेल्ड वीडियो है और इससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होती हैं। जो कार्रवाई पहले की थी वो हमें सॉलिड इन्फॉर्मेशन थी, एक्चुअली पता तो आपको पता है चल ही जाता है कि क्या है क्या नहीं है, और एक एडिशनल एविडेंस के तौर के ऊपर वीडियो फुटेजेस भी सामने आ गए। तो फिर ये 20 सिटिंग लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फारिग किया। बड़ा मुश्किल होता है, हम तो उस वक्त आपको याद होगा या जो भी आपके जो केपी के लोग हैं जो कि कवर करते हैं केपी असेंबली को, उनको पता होगा कि हम तो मिनॉरिटी में आ गए थे और अगर परवेज खटक साहब की जो हुकूमत थी वो उस वक्त एंड के ऊपर कायम ही नहीं रह सकती थी अगर अपोजिशन उस वक्त नो कॉन्फिडेंस कर देती, क्योंकि हमने अपने 20 सिटिंग एमपीएस को फारिग कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा एक दिलेरी का फैसला था प्राइम मिनिस्टर। सही। अच्छा सर ये भी आप साथ मौजूद हैं तो मैं तस्करा कर लेती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सर अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स जारी करने का नोटिस लिया हुआ है। सर हुकूमत यकीनन कैश फंड तो किसी को नहीं देगी, लेकिन क्या हलकों के लिए 50 करोड़ की तरक्याती कामों की स्कीम के लिए भी मुख्तस नहीं किए गए सर? नहीं देखिए, बात यह है कि ये एमएनएस को नहीं दिया जाता, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिया जाता। अब देखिए ना मसला क्या है, मसला में है। अब कराची के हल्के में ना लोकल गवर्नमेंट है ना आपका एमएनए एमपी के पास कुछ है, तो आप मैकेनिज्म क्या लाएं कि जिससे पता हो कि इस मोहल्ले में ये मसला है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं जेलम से हूं तो मेरे लोगों का हक है ना डेवलपमेंट। अब 2 साल से चूंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है नहीं, डेवलपमेंट रुकी हुई है, सो मैकेनिज्म आप क्या बनाएं। और एसजीडी में आप जो है वो पीछे चले गए हैं। सो आपने वाटर सप्लाई स्कीम्स अगर आपने लगानी है, अगर आपने छोटी सड़क बनानी है, गली बनानी है, लोग किसकी तरफ देखें? तो प्रॉब्लम है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा तो और कोई हल ही नहीं है। एमएनएज एमपीएस को रिकमेंडेशंस वो देते हैं कि हमारे यहाँ ये मसले हैं, और गवर्नमेंट जो है वो पैसे जो है गवर्नमेंट खुद लगाती है, वो एमएनएज एमपीएस को नहीं मिलता। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइए सर 26 मार्च को पीडीएम इस्लामाबाद आ रही है, चाय पिलाने का बंदोबस्त करेंगे सर उनको या वेलकम करेंगे क्या? देखिए जो पीडीएम की जो सियासी क़यादत है, चाहे वो मरियम हो, बिलावल हो, फजलुर रहमान साहब हो, इनके साथ लाहौर में लोग क्यों नहीं जुड़े? इनके साथ लोग इनके साथ काम के ऊपर लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? इसलिए कि लोग इनके जो वालिदैन हैं उनके पैसे बचाने के लिए तो लोग नहीं जुड़ेंगे। लोगों का 30 साल में मुझे आप बताइए कि बिलावल साहब ने, मरियम बीबी ने, फजल रहमान साहब ने एक तकरीर में हमें यह बताया हो कि वो आएंगे और वो ऐसा क्या मुख्तलिफ काम करेंगे जो पहले 30 सालों में वो नहीं कर सके जब वो इक़्तिदार में थे। ऑल्टरनेटिव एजेंडा क्या दिया उन्होंने? अभी जो उनकी जो सारी तहरीक है वो सिर्फ अपने 8 केसेस को लेकर के है। आप आज 8 केस ठीक कर दे, वो आपके साथ हैं। वो इमरान खान को मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा रहनुमा मानेंगे। वो कहेंगे दुनिया चल ही नहीं सकती इमरान खान के बगैर, और पाकिस्तान में तो कमाल ही हो गया। आज आप 8-10 केसेस में उनके रिलीफ ना दें, आप उनसे कहें, और हम जेलों में भी नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं जो पैसे पाकिस्तान के बाहर चले गए हैं, जो आपके हैं, मेरे हैं, वो पैसे पाकिस्तान में वापस आने चाहिए। दैट्स इट। वो पैसे वापस आ जाए और आप अपनी जिंदगी गुजारें। ये प्रॉब्लम इसके ऊपर अड़ी हुई है। बाकी पीडीएम क्या है, ये तो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हर जगह से इन्होंने लोग लेके जो है वो भर्ती कर लिए। वो हमारा उर्दू में कहते हैं ना कि भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये वाला तो हाल है पीडीएम का, इसने क्या करना।
ठीक, अच्छा सर, मोहम्मद अली शाह साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। फवाद साहब आप साथ ही रहिएगा क्योंकि आप कभी कम की बात पर से वीडियो में पैसा बांटने का इल्जाम लगाया जा रहा है। साबिक रुकन असेंबली और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आप वीडियो में रेवड़ियों की तरह पैसे बांट रहे हैं, क्या कर रहे थे आप मोहम्मद अली शाह साहब? बात इस तरह ही है, कल तक तो यही बात थी कि मैं बांट रहा था। आज कल जो पीटीआई के जो एमपीए जो पैसे ले रहे थे, उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आप अभी आ गई है, वीडियोस भी अभी उनके आ गए हैं कि हमें स्पीकर हाउस में पैसे मिले हैं, अपने पार्टी के कैंडिडेट से पैसे मिले हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो उन्होंने की है, हमने तो कुछ नहीं किया। ये मैं तो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है उसमें तो मैं आराम से बैठा हूँ, रिलैक्स बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ ये, और ये एडिटेड वीडियो है। ये अभी तो सब कुछ सामने भी आ गया कि वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि हमें पैसे मिले 1-1 करोड़ रुपए, और अपने पार्टी की उस पे मिले और स्पीकर हाउस में पैसे मिले। मोहम्मद अली शाह साहब, आप मान रहे हैं इस मुलाकात में बैठे हुए थे, सर तो आप वहां कर क्या रहे थे? ये उसको पता होगा ना, ये उस मीटिंग में तो मैं नहीं था। मैं तो अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर था उस वक्त। जाहिर बात है, पार्लिमानी लीडर सेनेट के इलेक्शन में एमपीएस से भी मिलता है, वोट लेने की कोशिश भी करता है, कन्विंस करने की कोशिश भी करता है। तो ये मीटिंग तो टोटली वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, स्पीकर हाउस में हमारी मीटिंग हुई है, स्पीकर साहब के घर में हमारी मीटिंग हुई है। और जो मेरी वीडियो दिखा रही है टोटली डिफरेंट वीडियो है। नहीं मान लेते हैं सर, लेकिन फिर केपीके से 7 रुकन रखते हुए आप लोगों ने 2 सेनेटर कैसे बना लिए अली साहब? ये हमने देखिए, जो इलेक्शन हम वोट, यही आप बात कर रहे हैं कि हम 7 मेंबर से और हमने 2 सीट की तरह जीती है। हमने अपोजिशन जो अपोजिशन ने कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई है उसके मुताबिक हमने इलेक्शन लड़ा है। हम ये एक टेक्निकल इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, और हर एक अलग अलग कैटेगरीज है इसमें। जनरल सीट है, एक टेक्नोक्रेट की सीट है, और एक फीमेल की सीट है। तो हमने आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट किया था जी। एक को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी अपोजिशन में, दूसरी पार्टी ने हमें थर्ड प्रायोरिटी दी थी। इसी तरह हमने एक कंबाइंड अपोजिशन की उसमें स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। नहीं अली शाह साहब, यानी तहरीक इंसाफ के किसी रुकन ने आपको वोट नहीं दिया? पीटीआई ने दिया, मगर पैसों पे हमने वोट नहीं लिए। उस वक्त जो 20-25 एमपीएस उनके अपने पॉलिसी से नाला थे, गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वो तो सबको पता है। और वो एडमिट भी कर रहे हैं कि हमें अपने पार्टी ने पैसे दिए, स्पीकर हाउस में पैसे मिले। हो सकता है हमें भी दियो, हो सकता है मुस्लिम लीग को भी दियो, हो सकता है जेयूआई को भी उन्होंने वोट दियो। सब पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। और अपोजिशन हमने कंबाइंड स्ट्रेटेजी से इलेक्शन लड़ाई वो 2018 में। परवेज खटक साहब पर भी इल्जाम लग रहा है कि वो भी 2018 में पैसों के लेन देन में हिस्सेदार रहे हैं और आपसे मिलते भी रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है कि सेनेट इंतखाबात से पहले आप पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर के साथ परवेज खटक साहब से मिलने गए थे और इस पर फिर इलेक्शन से बात भी हुई थी? मीटिंग हमारी नहीं हुई थी, वो स्ट्रेटेजी आदमी बनाते। पेशावर में हम मिले थे क्योंकि परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे, और सेनेट के हवाले से तो जाहिर बात है एक दूसरे से हमारी मुलाकात होती रहती थी, मगर एज प्लान मीटिंग हमारी बिल्कुल नहीं थी। एक मीटिंग हमने प्लान की और उसके मुताबिक हमने काम किया। जाहिर बात है वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर बात सेनेट के इंतखाबात में तो ये मीटिंग्स होती रहती है। ये अलीशा साहब, इस मुलाकात में कोई ऑफर हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसों की बिल्कुल बात नहीं हुई। ये गलत बात है बिल्कुल कि पैसों की हमने एक दूसरे के साथ कोई जिक्र नहीं। ठीक, मोहम्मद अली शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। 16 ग्रेड के लोग इhtजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे। तो हमने जो 60 का 40% और टोटल का 25% इनसे तय किया था। इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें
ये सहूलत चाहिए। और ये हम इनको टोटल 24, परवेज खटक साहब ने कहा, मैं 25% कह देता हूँ। बाकी उनका राइट है इhtजाज करना कानून के दायरे में। ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डी चौक आज एक बार फिर अखाड़ा बना हुआ है। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी और पुलिस में 8 घंटे से झड़पें जा रही हैं सरकारी मुलाजमीन के दरमियान। सुबह से शाम हो गई है, एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ है, ना पुलिस की शेलिंग रुकी है। आंसू गैस के असरात हैं कि पुलिस ऐसे मुतासर हो रहे हैं। मुलाजमीन शेलिंग के जवाब में पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पुलिस ने मुलाजमीन यूनियन के 7 रहनुमाओं समेत दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया है। तनख्वाहों में इजाफे के लिए मौजूद हैं यहाँ पर लोग, लेकिन हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि माली हालात ठीक नहीं है भाई। तनख्वाहों में सिर्फ 25% इजाफा होगा, वो भी सिर्फ 1 से 16 ग्रेड तक। तो आदिल तनौली मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त क्या है वो जानने के लिए आदिल ज़रा मुझे बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर, और साथ साथ ये भी बताएं कि मुजाहिरीन को बुलाया गया था ना मुज़ाकरात के लिए, गए मुज़ाकरात करने के लिए, कुछ निकला वहाँ से? जी देखें, वफाकी मुलाजमीन की कॉल पर आज मुल्क भर से जो सरकारी मुलाजमीन है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात की जाए तो डी चौक पर जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे की जो है पुलिस और वफाकी मुलाजमीन जो है उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। और उसके बाद पुलिस को पीछे धकेलने पर जो है वो मजबूर कर दिया गया है वो मुलाजमीन की जानब से। अब से कुछ देर कबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनकी जानब से एक वफ्द आया है और मुलाजमीन के 5 लोगों को वो जो अंदर लेकर गए हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अभी तक कोई ऐसी नई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई। डी चौक की अगर बात की जाए तो डी चौक पर जो है मुलाजमीन ने पड़ाव डाला हुआ है और पुलिस को पीछे धकेल दिया है और यही कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक हमारा ये धरना जो है वो जारी रहेगा। वफाकी जो मुलाजमीन यूनियन है उनकी जानब से मुल्क भर से जो सरकारी मुलाजमीन के काफिले हैं उनके लिए मुख्तलिफ जगह जो है मुख्तस की गई थी, जिसके बाद उन्होंने आगे जो है कायदीन की कॉल के मुताबिक जो है रेड जोन में दाखिल होना था। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से आने वाले जो काफिले थे उनको नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है ठीक है आदिल तनौली, यानी मुलाजमीन बज़िद हैं कि 22 ग्रेड तक बेसिक तनख्वाह में 40% इजाफा किया जाए और उस वक्त सिर्फ विफाक में ही कमोबेश नाज़रीन 30 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं हुकूमत पर जिनकी तनख्वाहों का बोझ 7 अरब रुपए है। अब इसमें पेंशन्स के अखराजात शामिल कर लिए जाएं तो फिर तो ये रकम 1 खरब से ज़ायद हो जाती है और हकीकतन ये पेंशन तनख्वाहों से भी बड़ा मसला बनती जा रही है नाज़रीन। गुज़िश्ता साल इकट्ठा होने वाले टैक्स का 25% तो सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स पर ही खर्च हो गया और इस साल ये अखराजात 1100 अरब तक होंगे, जिसमें PIA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और दीगर कई नीम सरकारी इदारों के पेंशन शामिल नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ रेलवे की आपको मिसाल दूं तो पाकिस्तान रेलवे को सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए सिर्फ पेंशन की अदायगियों के लिए दरकार होते हैं और ये रकम रेलवे के मौजूदा मुलाजमीन की कुल सालाना तनख्वाहों की रकम से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह फिर पोस्टल डिपार्टमेंट इसके कुल बजट का 34% सिर्फ पेंशन्स की अदायगियों में चला जाता है। पेंशन्स और तनख्वाहें, अब हुकूमत इन दोनों मामलात को डील कैसे कर सकती है? हसान खावर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ हसान साहब। सर, ये जो अब हुकूमत ने तनख्वाह में 25% इजाफे की मंजूरी दे दी है, मुमकिन कैसे होगा? ये तनख्वाहें बढ़ाने का इख्तियार तो पार्लियामेंट के पास है, तो क्या ये इजाफा आइंदा बजट में शामिल होगा या फिर हुकूमत को कोई मिनी बजट लाना पड़ेगा? खावर साहब जी देखिए, दोनों ऑप्शंस हैं। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। डिपेंड ये करता है कि हुकूमत इसका इतलाक कब से करती है। अगर तो तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करना है तो फिर तो ये इसको बजट सेशन में लेके जाएंगे और फाइनेंस बिल का पार्ट बनाएंगे। अगर उससे पहले, क्योंकि ये काफ़ी साइजेबल है, तो हो सकता है इनको एक सप्लीमेंट्री बजट देना पड़े। इसके पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, हम एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर हम तनख्वाहें बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और जाहिर है कि हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं अपना प्रोग्राम शुरू दोबारा करने के लिए, तो हमें वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टैक्स को हम वैसे ही एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट चेस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है कि हम टैक्स में उतना इजाफा इतनी जल्दी कर सकें। तो जाहिर है कि फिर इसकी जो हिट है वो जो हमारे तरक्याती अखराजात हैं उनके ऊपर आएगा। लेकिन ये बात सही है कि ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं
ये एक महंगाई का सामना कर रहे हैं, और आपको पता है कि पिछले वर्ष भी इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ और अब वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं। इसमें देखिए दो बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि तनख्वाह में इजाफा ना होना एक बात है, और दूसरी बात यह है कि आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं क्या आप उनके साथ पैरिटी कर रहे हैं, यानी कि यकसा सलूक कर रहे हैं। हुकूमत ने यह किया कि जहाँ जहाँ से प्रेशर आया पिछले कुछ सालों में, कुछ माह में, डिफरेंट सेक्रेटेरिएट्स ने, पंजाब हुकूमत ने और हुकूमतों ने अपने सेक्रेटेरिएट अलाउंस बनाए। नेशनल असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, FIA और NAP की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। तो जाहिर है कि जो लोग, जब आप कुछ लोगों को ये देंगे और कुछ को नहीं देंगे तो फिर लोगों के अंदर एक बेचैनी आती है। दूसरा इसका पहलू है पेंशन का, जिसकी आपने बात की कि जब आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाते हैं तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पेंशन पे आता है, क्योंकि पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो तनख्वाह के ऊपर होती है। और आपने जो बात की, मैं आपसे ये कहूँगा कि पिछले साल हमारे रेवेन्यू का 1/4 तनख्वाहों और पेंशन में नहीं, सिर्फ पेंशन में गया, क्योंकि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत ये पेंशन मिला के इस वक्त 1000 अरब के करीब पहुंचती है हर साल, और उसमें फिर 16% का ईयरली इजाफा भी हो रहा होता है। अच्छा सर, मैं अभी आपसे सवाल ना एक आम आवाम की हैसियत से करना चाह रही हूँ। सर, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके जो मसाइल हैं ये हमारे सामने। अब सर ये तनख्वाहें भी लेते हैं, ये पेंशन्स भी लेते हैं, फिर उसके बाद इजाफे के लिए भी इस तरह के एहतजाज होते हैं, ये आम आवाम को देते क्या है सर? देखिए ये तो बिल्कुल आपका हक है पूछना, और ये हर शहरी का हक है ये सवाल पूछना। लेकिन देखिए जो सरकार का कॉम्पनसेशन का सिस्टम है, इसमें दो बड़े बुनियादी मसाइल हैं। एक मसला ये है कि हमने हुकूमत को और सरकारी मुलाजमतों को हमेशा से पिछले कई बरसों में इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम पॉलिटिकल पैटर्नेज करें, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिल्ड करें, हमारे जो सियासतदान हैं उनकी जो डोमिनेंस होती है, उनका जो इन्फ्लुएंस होता है अपने हलकों में, वो इसलिए होता है कि ये कितनी नौकरियां दिलवा सकते हैं। हमने कभी सरकार में नौकरियां इसलिए तो दी नहीं कि लोगों की ज़रूरत है, तो वो करते करते सरकार एक बेहंगम तौर पर उसका साइज बढ़ चुका है, और आज ये दिन है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक ये मसला है। दूसरा मसला जो आपने मराहत की बात की, मराहत के अंदर ये है कि सरकारी मुलाजमीन के अंदर बाज़ ऐसे ओहदे हैं और बाज़ ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर बेतहाशा मराहत हैं। ये मराहत तमाम सरकारी मुलाजमीन को अवेलेबल नहीं है, चंद लोगों को अवेलेबल है, तो उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन उठाते हैं। और इसीलिए बहुत दफ़ा ये बात हुई है कि इस स्ट्रक्चर को मोनेटाइज किया जाए। आप बजाय कि बड़े बड़े आलीशान बंगले दें, आप गाड़ियां दें, आप उसको मोनेटाइज करें और एक फेयर स्ट्रक्चर हो। और तीसरी बात यह है कि जो आपने अपना सैलरी का स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि आप लोअर ग्रेड के लिए तो 1 से 16 ग्रेड बनाए हुए हैं, लेकिन जो आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स ये सब हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6 ग्रेड है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और आप सबको उन 6 ग्रेड्स के अंदर फिक्स करना चाहते हैं, और आप सप्लाई एंड डिमांड का ख्याल नहीं करते। तो अगर आप एक 18 ग्रेड के टीचर हैं या इंजीनियर हैं, आपको राहत मिलती है, मार्केट में आपकी कोई डिमांड हो या ना हो, तो ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको हुकूमत को फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो फौरी मसला दरपेश है वो तो ये है कि इस तनख्वाह के इजाफे के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं उनको कैसे एक टेबल पे लाना है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा बहुत अरसा चल नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत की हसन खबर साहब, सरकारी मुलाजमीन सर, सरकारी अफसरान का आलम ये इनएफिशिएंसी का ये आलम है कि एक फाइल इनके पास अरसे अरसे पड़ी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। शबर जैदी साहब भी एक दफ़ा प्रोग्राम में आए थे, वो भी ऐसा एक वाक़या बता चुके हैं कि खातून को उन्होंने प्राइवेट जॉब के लिए ऑफर किया कि उनकी अच्छी सैलरी होगी, गाड़ी होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैं सरकारी नौकरी में ही फिट हूँ। तो सर आलम ये है, और मुतालबात फिर तनख्वाह बढ़ाने के और मराहत मजीद हासिल करने के। सर देखिए दो इसके पहलू में ना, बात यह है कि परफॉर्मेंस, और ये आपने एक बात आपकी ये है कि आपकी परफॉर्म आप क्या कर रहे हैं और आप पैसे क्या ले रहे हैं। ये बहुत अहम डिबेट है, ठीक है, और इस डिबेट को हमें करना चाहिए, और उसके नतीजे में हमें हुकूमत के साइज़ को छोटा करना चाहिए, इसे एफिशिएंट करना चाहिए। लातादाद ऐसी मिनिस्ट्रियाँ हैं, मैं आपको बताऊँ कि वो 10-10 साल से कायम है, और अगर आप अपने उनके रिजल्ट देखें तो वो नेगेटिव में है। मसलन मैं आपको बताऊँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है पाकिस्तान का, जिसमें जाहिर है कि लोग तनख्वाहें ले रहे हैं,
और अगर आप दुनिया में अपनी रैंकिंग देखें, जो 10 साल पहले आप दुनिया में कहीं 45वें नंबर पे थे, अब आप कहीं 90-100 के करीब आ चुके हैं। यानी कि आपने 10 साल लोगों को तनख्वाहें दी, उन पर खर्चा किया, और वो खर्चा करके आप यानी कि दुनिया में नीचे गए, ऊपर नहीं गए। तो ये बड़ी वैलिड डिबेट है। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखना है कि देखिए, आप एक छड़ी से सबको नहीं हाँक सकते। जब आपके मुलाजमीन सरकारी आपके साथ काम करते हैं तो आपने पैरिटी भी लानी है। आपने ये भी देखना है कि हम इनको जो तनख्वाह दे रही हैं, क्या वो जो महंगाई की शरह है उसके हिसाब से बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो महंगाई की शरह के हिसाब से मेरे ख्याल में तनख्वाह को बढ़ाना तो बड़ा जायज़ मुतालबा है, जो कि हुकूमत को शायद सुनना चाहिए। और सर फिर ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि आपका जो जायज़ मुतालबा है आप वो ज़रूर करें, लेकिन फिर जो आपका फ़र्ज़ है वो भी तो आप प्रॉपर्ली अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान खबर साहब। प्रभात मौजूद है। नाज़रीन, एक और इशू की जानिब बढ़ रही हूँ, बड़ा तकलीफ दह इशू, और वही कराची, वही बल्दिया टाउन, वही बेहिसी, वही ग़ुर्बत इंसानी के जाने जा रही हैं लोगों की। रात बल्दिया में धागे की फैक्ट्री में लगने वाली आग 3 मजदूरों की जानें ले गई है। हमेशा की तरह फैक्ट्री में कोई फायर एग्जिट नहीं है। फायर ब्रिगेड भी ताख़ीर से पहुंची है, स्नॉकल भी बहुत देर बाद आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास पानी का भी सिर्फ एक टैंकर था। फैक्ट्री में मौजूद 3 मजदूर जान बचाने के लिए पानी की टंकी में चले गए, लेकिन भड़कती हुई आग और पानी कम होने की वजह से दीवारें गिर गईं। मजदूर मलबे में दबकर जा भाग हुए हैं। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, मगर बेसी का ये आलम है कि फैक्ट्री मालिक के बेटे का कहना है कि ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे सैकड़ों हादसा हो चुके हैं। पहला हादसा थोड़ी हुआ ही है, हजारों हो चुके हैं। पहला हादसा थोड़ी हुआ ही है। तो वाकयात ऐसे होते रहते हैं। हम आपसे ये बात आपने खुद है, ये हादसा कितना नुकसान हुआ है, आप इंक्वायरी करके हमें बताएं कि क्यों आग लगी है। नाइट शिफ्ट में कितने लोग होते हैं उम्मीद तौर पर? इसका हमें कुछ भी नहीं पता, ये सब डेली वेजेस वाले हैं। नहीं, अगर आप प्लीज हमें दिखा दें कोई रास्ता आंगानी अखराज का। सर क्या होगा, जो मतलब नुकसान हुआ वो आप भर देंगे वापस। इतना बड़ा वाक़या नाज़रीन कराची की बल्दिया फैक्ट्री में हो चुका है, लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा, और फिर ये एक और वाक़या हमारे सामने सर उठाए खड़ा है। इस वक्त हादसे में जाबाक होने वाले अली शेर के वालिद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले ताज़ियत कबूल कीजिएगा हमारी तरफ से। ये ज़रा बताइएगा कि ये आग कितने बजे लगी थी, आप लोगों को इसकी इत्तला कब मिली है, और इस वक्त कितने लोग थे फैक्ट्री में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली शेर हैदरी का वालिद हूँ, मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, और सजनकोट में हम रहते हैं ना जी, तो बल्दिया टाउन सजनकोट में। तो मैं जब 11 बजे के टाइम पे मेरे पड़ोसी ने बताया कि जहाँ आपका बेटा अली शेर हैदरी काम करता है उस कारखाने में आग लग गई है। तो तकरीबन 11:15 तक मैं उस जगह पे पहुंच गया था। जब मैं उधर पहुंचा तो ये आलम था कि आग नीचे पोर्शन में थी, आग ऊपर तक नहीं पहुंची थी, नीचे पोर्शन में ही थी आग। और आग बुझाने वाली जो गाड़ी आई वो तकरीबन 11:15 के बाद, यानी 11:30 पौने 12 के टाइम पे ये गाड़ी आई। और उस गाड़ी का ये आलम था जी कि वो बोला जी हमारे पास पानी नहीं है। हेलो जी जी, अली शेर साहब के वालिद मेरे साथ मौजूद है, मैं सुन रही हूँ सलीम साहब आपको। जी जी, तो वो जब गाड़ी आई तो उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं है। फिर उनको हम लोगों ने इधर फैक्ट्री मालिकान और जो मजदूर लोग थे, और मैं खुद भी उधर था, अपनी मदद आप उनको टैंकरों में पानी ला के दिया। तो यकीन करें जी ये 4 घंटे तक ये टाल मटोल करते रहे इधर नीचे, ये नीचे पोर्शन की इनसे आग नहीं बुझी, और ये आग 4 घंटे तक ये दूसरे पोर्शन तक जा पहुंची। और जो बच्चे थे ऊपर खिड़कियों से वो बेचारे लाइटें मार रहे थे, और मेरा बच्चा भी उनमें था। मेरा वो बच्चा था अली शेर हैदरी के जो निकल चुका था बाहर। 2 बच्चे जो ऊपर रह गए थे, उनमें एक सिंधी भाई था और एक सराइकी था। तो वो 2 भाई मेरे बच्चे के यार दोस्त थे। मेरे बेटे ने उनको बचाने के लिए दोबारा अंदर घुसा और सिलेंडर, जो कंपनी का सिलेंडर था आग बुझाने का, उसको लेके वो रास्ते में सीढ़ियों से आग बुझाते ऊपर गया,
और उनको जाके पहुंचा, और उन लड़कों को जब नीचे लाने लगा तो ये आग नीचे पोर्शन तक फैल चुकी थी, तो नीचे पोर्शन से ऊपर तक आ गई। तो यकीन करें जी, फायर स्टेशन का ये आलम था, फायर ब्रिगेड का, कि ये लोग जो कंपनी के दूसरे फ्लोर पे शटर थे, उन शटरों को कूलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आग जल रही है, उस आग को, शटर को तोड़ के आग को नहीं बुझा रहे, सिर्फ ऊपर शटर के ऊपर बरानाम दिखाने के लिए पानी मार रहे। फिर इसी असना में तकरीबन 2:30 से 3 बजे के लगभग इस टाइम में स्नाकर गाड़ी आया। वो भी जब पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर आए बड़े बड़े, तो उनको देख, उनकी वजह से फायर स्टेशन वालों ने भी गाड़ियां और भेजी और स्नाकर भी आई। स्नाकर आने के बाद उसने तकरीबन 1 घंटा तो उधर वो लगा दिया अपना सेटिंग करने में। तो उन्हें हम लोग यही फरियादें कर रहे थे कि जी बच्चे जिंदा हैं और ऊपर खिड़की में आप लोग जल्दी करें। यकीन करें जी, उन्होंने इतनी सुस्ती का मुजाहरा किया कि वो बच्चे जो है वो उनके, जब उन्होंने स्नॉकर ऑन किया, ये जो गाड़ी है सीढ़ी वाला स्नाकर बोलते हैं इसको मेरे ख्याल है, तो वो उस जगह तक पहुंचे ऊपर तक, मगर आग भी इनके साथ साथ ऊपर तक पहुंच चुकी थी। सलीम साहब, जो आपने बताया, बच्चे फूंक डाले थे। आपने बताया अली पहले बाहर आया था, फिर उसके बाद दोबारा लोगों को बचाने के लिए अंदर गया था। तो जिस वक्त वो बाहर आया था आपकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि आप 11:15 साढ़े 11 बजे वहां पहुंच चुके थे? नहीं, ये वाकया मेरे आने से कुछ देर पहले हुआ था। जो ही आग लगी थी ना नीचे गोदाम में, जी नीचे गोदाम था, गोदाम के अंदर ये कोने पड़ी होती थी धागे की, भरी हुई भी और खाली कोने भी थी, और जरी का धागा था, जरी पॉलिस्टर धागा था बहुत सारा गोदाम में। तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से बताते हैं आग लगी है। तो आग थोड़ी थी, इतनी ज्यादा नहीं, नीचे की हद तक ही थी। तो अली शेर लड़कों के साथ दूसरे फ्लोर से नीचे आ चुका था। तो जब उसने देखा कि 2 ऊपर साथी ऊपर रह गए, तो इन्होंने ऐसे मना भी किया कि आप नहीं जाओ, आग लग गई, आप नहीं जाओ। तो अली शेर ने कहा, यार जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, हम कोशिश करेगा कि इनको बचावे। आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार अली से? आखिरी बार मैं बेटे से जब मिलने गया, 8 बजे का टाइम था, मैं उसको रोटी खाना देने गया था। मेरा बेटा 3 दिन से डे नाइट ड्यूटी कर रहा था जी। तो मैं उसको 8 बजे के टाइम पे खाना दे के आया था, और ये वाकया जो हुआ तो ये 11:15 बजे के टाइम, और तकरीबन 11:15 बजे आग लगी थी नीचे। तो उस समय में बच्चा नीचे आया, मुझे लोगों ने बताया कि आपका बेटा बाहर आ गया था। ये फिर गया उन 2 बच्चों को बचाने के लिए, और उनकी भी उम्र को 22 और 21 साल के लगभग थी। मेरा भी बच्चा 25 साल का था। ये आपस में दोस्त भी थे। सही। मोहम्मद सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।